इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज चुका है और हम आए दिन आपको तमाम पार्टीज की तैयारियां जो हैं वो बताते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी है। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, तैयारी क्या है, एक ही हथौड़े से हमने ये बता दिया कि लाइक माइंडेड पार्टी इकट्ठे होकर बीजेपी को हराएंगे। और आज बीजेपी को परेशानी है क्योंकि वो सोचते थे कि फील्ड खुला है, हम सबको विभाजन करके जीत जाएंगे, लेकिन लोग डिवाइड करने वाले नहीं है वोट। उनकी विभाजनकारी नीतियों को हम हराएंगे और सरकार कोलिशन बनाएगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी अलायंस करेगी, क्या ये सच है? नहीं, वो तो जग जाहिर है। अब तो वो सीट शेयरिंग हो रही है, हो गई है। प्रयास होगा कि सब सीटों में मिलकर लड़ें। और साथ ही साथ जिस तरह से एनसी जो है वो 370 को सपोर्ट कर रही है, आप भी कर रहे हैं? देखिए, 370 पे पीडीपी के साथ ज्यादा एजेंडा गवर्नमेंट बनाई थी। बीजेपी का एजेंडा क्या था? 370 को तोड़ना। और पीडीपी का एजेंडा था सेल्फ रूल, 370 को मजबूत करना। सत्ता के लिए वो कैसे पीडीपी के साथ जुड़ गए? बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका तो हमेशा अपना एजेंडा रहा है, 70 साल से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो अपना एजेंडा रहा। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। यहाँ के ज़मीन, नौकरी और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज वो जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला अधिकार हो। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम लड़ेंगे। 370 के नाम से मोहब्बत नहीं है। 370 में जो अच्छे अधिकार थे उसके लिए कांग्रेस खड़ी है। अगर हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेटों में इस तरह के प्रावधान संविधान में हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर तो जंग के बीच में है, प्रॉक्सी वार में है, जहाँ पे बॉर्डर स्टेट है, जो यहाँ होना चाहिए। वो क्या गलत बात है? बीजेपी ने भी कहा था 370 टूटने के बाद कि नहीं जी, हम जमीन की, नौकरी की और रिसोर्स की गारंटी देंगे, लेकिन उन्हें किया नहीं। बाहर के वोटर बन रहे हैं। कल आप चाहते हैं कि जम्मू का एमएलए बाहर के लोग फैसला करें और सारे लोग वोटर बन जाएं, सारे लोग यहाँ जमीनें ले लें, यहाँ जो है वो यहाँ का कल्चर ना बचे, पहचान ना बचे। इसलिए इसके खिलाफ सारी जनता है। सर, बीजेपी ने एक चीज और कही थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाएगा, पर अब एक बयान सामने आया है एलजी मनोज सिन्हा का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब सही समय आएगा तो हम स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। क्या लगता है इस कि चीज का पहले जवाब जनता को देना चाहिए। यूटी बनाने का फायदा गिना दें जम्मू को, जम्मू कश्मीर को। आतंकवाद 20 साल बाद पनप गया। यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं सारे ठेके, सारे शराब के ठेकेदार, सारी रेत बजरी, सारा कुछ वो लूटना चाहते हैं। जम्मू के लोगों को जागना है सबसे ज्यादा कि वे हमको धोखा दे रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से, एलजी से जो है सारे काम करवाते हैं, अपने लोगों को ठेके दिलवाते हैं। और जिस तरह लूट खसूट चल रही है, जम्मू के लोग बेरोजगार रहेंगे, ठेकेदार बेरोजगार रहेंगे। इसके खिलाफ जो है जम्मू को, सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। वो हमको राज्य का दर्जा नहीं दे रहे। चुनाव से पहले उन्होंने सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। और हमने सवाल पूछा था कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपने बेटे की सगाई के लिए पैसे दिए हैं 10,71,000 रुपया, वो वापस किए कि नहीं किए? क्या अधिकार है किसी को? तो सारे इख्तियारात उस एलजी साहब के पास होंगे। उस पर तो सरकार का स्पष्टीकरण भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इसलिए हम आएंगे, एक बहुत बड़ी जांच करेंगे हर चीज पर। जिस तरह से आपने कहा कि सारी पावर जो है वो एलजी मनोज सर के पास जो है वो चल गई है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बीजेपी को पहले से पता था कि इस बार उनकी जीत जो है वो नहीं होने वाली है, तभी सारी पावर उन्हें दे दी? उनको पता है। लोकसभा चुनाव के बाद उनको पूरा पता लग गया कि वो 10 का आंकड़ा भी नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी पावर पहले ही एलजी मनोज सिन्हा को दे दो, क्योंकि कई बेटियों की, बेटों की शादी करनी है, कुछ करना है, खजाना उनके पास होना चाहिए, पावर दिल्ली के पास होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा तो एक रबर स्टैंप है। तो सारी पावर तो दिल्ली के पास है, बीजेपी के पास है। यहाँ किसको ठेका कैसे दिलवाना है ये वो जानते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस बार क्या कुछ नया जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होने वाला है? और देखिए, हमारा मैनिफेस्टो के लिए करिए। मैं डेली वेजर को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनको पक्का करने के लिए जरूर मैनिफेस्टो में रखेंगे। हमारा प्रयास होगा। पहले सत्ता में तो आए, नौजवान बेरोजगार युवाओं को सारी वैकेंसी जो हैं वो हम फास्ट ट्रैक में फिल करेंगे, नई वैकेंसी क्रिएट करेंगे, नए जॉब क्रिएट करेंगे। और मैंने जैसे कह दिया कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तो वैकेंसीज होंगी, और नहीं भी हैं तो वो फिल ही नहीं की। तो उन सबको, और उसके अलावा हम 1 लाख से भी ऊपर कोशिश करेंगे कि हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हो और लोगों को, बच्चों को जो
सड़कों पे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, एनएचएम में लगे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, स्टेबल वर्कर्स, आशा वर्कर्स, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, कई किस्म के जो हमने नौकरी के तरीके ढूंढे थे उनको पक्का नहीं किया। उनके सबके साथ इंसाफ करेंगे कि हर को हक मिले, और उसके लिए आज हम झूठ बोलेंगे वो गलत बात है। बीजेपी ने बोला था, लेकिन हम उनका तो जरूर सोचेंगे। वो लोग जो 10-10, 20-20 साल से जॉब में, आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, उनको सरकार निकाल रही है। हम निकालेंगे नहीं किसी को, उनके लिए पॉलिसी बनेगी। मैं एक कमेटी का को चेयरमैन हूँ और वकील भी हूँ, मैं जानता हूँ। हम किसी को निकालेंगे नहीं, ज़मीनें नहीं खोएंगे, हम पॉलिसी बना के विचार करके करेंगे। लैंड ग्रैबर का साथ नहीं देंगे, गरीब आदमी के साथ देंगे। और जब तक रविंद्र शर्मा इस रोल में रहेगा, आप देखेंगे हर वर्ग के लिए करेंगे, कि आम आदमी के लिए। और वो हाईकमांड के पास जाएगा, सब लोग बैठेंगे। अभी उनके एकदम चुनाव आ गया, हम बहुत बेहतर, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो कोई चीज़ अगर भूल भी जाए, रह भी जाएगी, उसका मतलब नहीं कि हम उस चीज़ को कल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी जल्दी कई चीज़ें कर रहे हैं। हम तो गांव-गांव लोगों के पास जा रहे थे, तो कई उसमें है, लेकिन सब वर्ग विश्वास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थी हमारी बातचीत रविंद्र शर्मा जी के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए बन रहा न्यूज़ नाउ के साथ।